नमस्कार साथियों। आज मैं अपने इस क्लास में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। वर्तमान में इसमें 25 भाग एवं 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद है, जिनमें से कुछ प्रमुख अनुच्छेद यहाँ दिए गए हैं जो निम्न प्रकार है। अनुच्छेद 1 यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना। अनुच्छेद 3 संसद विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण व पहले से व्यवस्थित राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं और नाम के परिवर्तन कर सकती है। अर्थात संविधान का अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 नए राज्यों के प्रवेश और नए राज्यों के निर्माण से संबंधित प्रावधानों को वर्णन करता है। अनुच्छेद 12 से 35 इसमें मूल अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य से संबंधित है। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये कहता है। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति से संबंधित है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ, संविधान के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ अर्थात संविधान के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ से संबंधित है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। अनुच्छेद 63 राष्ट्रपति का भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 ये कहता है साथियों कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पद पर रहने तक अध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, अर्थात वो जब तक उपराष्ट्रपति के पद पर रहेंगे तब तक राज्यसभा की अध्यक्षता करेंगे। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सलाह व सहायता हेतु एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। अर्थात राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ये बात अनुच्छेद 74 कहता है। अर्थात भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। इसकी जानकारी अनुच्छेद 74 से भी पता चलता है। अनुच्छेद 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। साथियों, अनुच्छेद 75 कहता है कि जो प्रधानमंत्री होंगे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। अनुच्छेद 76 की बात करें साथियों, तो राष्ट्रपति द्वारा महान न्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी, यानी भारत का महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगा। ये अनुच्छेद 76 कहता है। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अर्थात सरल 79, 80, 81। 79 में संसद 100, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा अर्थात सरल 79, 80, 81। इसे याद रखेंगे आप इन तीनों अनुच्छेद को, तो संसद से संबंधित अनुच्छेद आपको याद हो जाएगा। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति द्वारा संसद को संदेश भेजने तथा उसे संबोधित करने के अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति द्वारा संसद को संदेश भेजने तथा उसे संबोधित करने के अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 102 संसद सदस्यों की अयोग्यता पर निर्णय करता है। संसद सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय अनुच्छेद 102 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 108 किसी विधेयक के संबंध में संसद के दोनों सदनों में हुए गतिरोध की स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान, यानी 108 संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान करता है। अगर किसी विषय पर गतिरोध है तो उसे दूर करने के लिए 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। 110 अनुच्छेद 110 इस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 111 संसद के दोनों सदनों द्वारा
पारित विधेयक की स्वीकृति, अस्वीकृति या पुनर्विचार हेतु लौटाने की राष्ट्रपति की शक्तियां। 111 में राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि किसी विधेयक को आप स्वीकृति, अस्वीकृति या पुनर्विचार हेतु लौटाने की शक्तियां राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 112 प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। यानी 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान है, जिसे आम भाषा में हम लोग बजट भी कहते हैं। अनुच्छेद 123 संसद के अवकाश या संसद न चलने की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अर्थात जब संसद नहीं चल रहा होता है तो किसी महत्वपूर्ण विषय पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकती है। अर्थात अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन है। अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति है। यानी अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन है और अनुच्छेद 126 में उस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित बात है। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णन करता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका वर्णन अनुच्छेद 129 में है। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वह सर्वोच्च न्यायालय से किसी विषय पर अपना सुझाव मांग सकता है या लिख सकता है। हालांकि राष्ट्रपति इस सुझाव को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 148 नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। संक्षिप्त में कहें कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी अनुच्छेद 148 के तहत। अनुच्छेद 163 राज्यों के राज्यपाल की सहायता व सुझाव हेतु एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा का प्रबंध। जो आपने देखा अनुच्छेद 74 में था कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा और उसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा अनुच्छेद 74 में। ठीक उसी तरह अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यों में राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा और इसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। ये 163 कहता है। अर्थात केंद्र के संबंध में जो बातें अनुच्छेद 74 कहता है वही राज्य के संबंध में अनुच्छेद 163 कहता है। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों की रचना व समाप्ति संबंधी उपबंध है। साथियों, प्रत्येक राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो अगर विधान परिषद की रचना या समाप्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 169 में है। अनुच्छेद 200 पूरे तो राज्यों की विधायिका द्वारा पारित विधेयक के संबंध में राज्यपाल के विशेषाधिकार। राज्य की विधायिका अगर कोई विधेयक को पारित करती है तो उस संबंध में राज्यपाल के पास कुछ विशेषाधिकार होते हैं। इसका वर्णन अनुच्छेद 200 में। अनुच्छेद 213 राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने का अधिकार। 123 1 2 3 राष्ट्रपति के पास अध्यादेश की शक्ति से संबंधित है और 1 2 का क्रम बदल देते हैं तो 2 1 3 213 ये राज्यपाल के पास वही शक्तियां हैं कि राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकता है जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा होता है। अनुच्छेद 214 सभी राज्यों हेतु उच्च न्यायालयों की व्यवस्था संबंधी उपबंध अनुच्छेद 214 में है। अनुच्छेद 214 सभी राज्यों में हाईकोर्ट की व्यवस्था संबंधी प्रावधान का वर्णन करता है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय होना, यानी उच्च न्यायालय भी एक अभिलेखीय न्यायालय है अपने अधीनस्थ न्यायालयों के लिए। अनुच्छेद 226 मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उच्च न्यायालय को लेख जारी करने का अधिकार व शक्तियां। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जो शक्तियां सुप्रीम कोर्ट को मिली हुई है, जो मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु अभिलेख जारी करने की लेख जारी करने की शक्तियां मिली है, वही अधिकार 226 के तहत उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट को भी मिली हुई है। तो 32 सुप्रीम कोर्ट से है लेख जारी करने की शक्ति और 226 उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट को मूल अधिकारों के संबंध में प्रवर्तन के संबंध में लेख जारी करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श पर की जाएगी। यानी जो जिला न्यायालय हैं उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और वो हाई कोर्ट के परामर्श पर, उच्च न्यायालय के परामर्श पर की जाएगी। अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय का नियंत्रण रहेगा।
ये अनुच्छेद 235 के तहत है। अनुच्छेद 239, केंद्र शासित राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा। यदि वह चाहे तो पड़ोस के किसी राज्य के राज्यपाल को इसका उत्तरदायित्व सौंप सकता है या किसी प्रशासक की नियुक्ति कर सकता है। यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है इसका प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति अगर किसी पड़ोस के राज्य को भी के राज्यपाल को ये शक्ति दे सकता है या अपने स्तर से किसी व्यक्ति को प्रशासक के रूप में, लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में वहां नियुक्त कर सकता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अनुच्छेद 245, संसद संपूर्ण देश या इसके किसी हिस्से के लिए और विधान पालिका अपने संपूर्ण राज्य या उसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। 245 के तहत संसद को पूरे देश के किसी हिस्से के लिए या पूरे देश के लिए कानून बनाने का अधिकार है और राज्य को अपने राज्य के किसी भी हिस्से के लिए विधान पालिका को कानून बनाने का अधिकार है। ये अनुच्छेद 245 कहता है। अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 248 विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास निहित है। साथियों, संसद में 3 प्रकार की सूची है। संविधान में 3 सूचियां हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। लेकिन कुछ ऐसे विषय जो नए विषय हैं, जो अब तक चर्चा में नहीं है लेकिन भविष्य में ये विषय आ सकते हैं, ये अवशिष्ट विषय के तहत आते हैं। और अवशिष्ट विषय पर अवशिष्ट शक्तियां जो होती हैं वो संसद में निहित होती है। ये बात अनुच्छेद 248 कहता है। अनुच्छेद 249, अपने विशेष बहुमत द्वारा राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय जिससे वह राष्ट्रहित में समझे लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है। साथियों, यहाँ 249 के तहत राज्यसभा को विशेष अधिकार दिया गया है। राज्यसभा 249 के तहत राज्य सूची के किसी विषय पर वह राष्ट्रहित में अगर समझे तो लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है। यानी राज्यसभा लोकसभा को अधिकार देगा कि आप 1 वर्ष के लिए किसी भी राज्य के किसी भी विषय पर कानून बना सकते हैं। ये अनुच्छेद 249 के तहत। अनुच्छेद 262, अंतर्राष्ट्रीय नदियों या नदी घाटियों के जल के वितरण और नियंत्रण से संबंधित विवादों पर संसद विधि द्वारा निर्णय कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं या नदी घाटी है, उसके जल के वितरण और नियंत्रण से संबंधित जो विवाद है उस पर संसद विधि द्वारा निर्णय कर सकता है। अनुच्छेद 266, भारत की संचित निधि से विधि सम्मत प्रक्रिया के बिना कोई भी राशि नहीं निकाली जा सकती है। अनुच्छेद 266 भारत के संचित निधि की बात करता है और ये कहता है कि बिना विधि सम्मत प्रक्रिया के आप संचित निधि से कोई भी राशि नहीं निकाल सकते। अनुच्छेद 267, संसद विधि द्वारा एक आकस्मिक निधि की स्थापित कर सकती है। संसद विधि द्वारा एक आकस्मिक निधि की स्थापित कर सकती है। यानी 268 के तहत संसद को विधि द्वारा एक आकस्मिक निधि की स्थापना का अधिकार मिला हुआ है। अनुच्छेद 275, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 275 के द्वारा केंद्र सरकार राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 280, राष्ट्रहित में हर 5वें वर्ष में एक वित्त आयोग की व्यवस्था करेगा जो राष्ट्रपति के पास केंद्र व राज्यों के बीच करों के वितरण के संबंध में अनुशंसा करेगा। यानी राष्ट्रपति 5 वर्ष में, यानी वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 280 में है और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा जो राज्यों और केंद्रों के बीच जो करों का वितरण है इसकी अनुशंसा करेगा। तो साथियों, 280 वित्त आयोग से संबंधित है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, 5 वर्ष के लिए होती है और इनका काम राज्यों और केंद्र के बीच करों के बंटवारा से संबंधित है। अनुच्छेद 300 क, आप जानते हैं कि मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, इसको हटाकर 300 क में रख दिया गया है। तो राज्य किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं करेगा। यह 44वें संविधान संशोधन के तहत स्थापित किया गया है। इससे पहले यह मूल अधिकार के अंतर्गत था, ये आप समझ गए होंगे। अनुच्छेद 312, राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है। साथियों, आपने अभी देखा कि 249 के तहत राज्यसभा को यह अधिकार है कि किसी भी राज्य के किसी विषय पर 1 वर्ष के लिए वह लोकसभा को अधिकार दे सकता है कि आप कानून बना सकते हैं।
और 312 में भी राज्य के पास विशेष शक्ति है, राज्यसभा के पास, वह अखिल भारतीय सेवाओं की अनुशंसा कर सकती है। यानी 249 और 312 ये दोनों आर्टिकल, दोनों अनुच्छेद राज्यसभा के को सुपीरियर साबित करता है लोकसभा से। अनुच्छेद 315 संघ एवं राज्यों हेतु एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए। यानी संघ एवं राज्यों हेतु एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। इसका वर्णन अनुच्छेद 315 में है और वो लोकसभा आयोग है भी वर्तमान में अनुच्छेद 315 के तहत। अनुच्छेद 324 चुनाव के पर्यवेक्षण, निर्देशन व नियंत्रण की समस्त शक्तियां चुनाव आयोग में निहित रहेगी। यानी अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग की बात करता है और कहता है कि पर्यवेक्षण, निर्देशन, नियंत्रण, चुनाव के जितनी भी शक्तियां हैं चुनाव संबंधी, वो चुनाव आयोग में निहित होगी। अनुच्छेद 324 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होगा। ये लोकसभा में और राज्यसभा में, राज्यों की विधानसभा में, यानी लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। यह बात अनुच्छेद 326 कहता है। अनुच्छेद 331 यदि राष्ट्रपति समझे कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह लोकसभा में इसका मनोनयन कर सकता है। यानी आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में मनोनयन का अधिकार राष्ट्रपति को दी गई है और यह अनुच्छेद 331 के तहत दिया गया है। वर्तमान में साथियों अब आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन लोकसभा में नहीं होता है। अनुच्छेद 332 अनुसूचित जातियों व जनजातियों का विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान है। विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 332 में है। अनुच्छेद 333 आंग्ल भारतीय समुदाय का राज्यों की विधानसभाओं में मनोनयन अनुच्छेद 333 संबंधित है और ये भी वर्तमान में अब शायद नहीं रहा है। अनुच्छेद 335 अनुसूचित जातियों व जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 343 संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी में लिखी हिंदी होगी। अनुच्छेद 343 कहता है कि संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिखी में हिंदी होगी। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार व उत्थान करे। यानी हिंदी भाषा के प्रसार के लिए जो अनुच्छेद है वो 351 है और संघ का वो अधिकार है कि वह हिंदी भाषा के प्रसार के लिए कार्य कर सकता है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा करना यदि भारत या उसके किसी क्षेत्र की सुरक्षा, युद्ध, बाह्य आक्रमण या अन्य सैन्य विरोध के फलस्वरूप खतरे में हो। यानी अनुच्छेद के तहत 352 के तहत राष्ट्रपति के पास राष्ट्रीय आपातकाल, जब कोई बाह्य युद्ध हो, देश में आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो, ऐसी स्थिति में वह 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 356 संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की स्थिति में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना। किसी राज्य में अगर किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और वहाँ प्रशासन व्यवस्था ठीक से सरकार नहीं चल पा रही है, कोई भी पार्टी सरकार बनाने में असमर्थ है और राजनीतिक संकट वहाँ उत्पन्न है, तो इस स्थिति में अनुच्छेद 356 के तहत वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात लागू करना, 360 के तहत वित्तीय आपात लागू की जाती है। अनुच्छेद 365 केंद्र द्वारा किसी राज्य को भेजे गए कार्यकारी निर्देश को पूरा न करने पाने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू करना। यानी 356 के तहत भी राज्यों में राष्ट्रपति शासन होगा और 365 के तहत भी होगा। अगर केंद्र के द्वारा कोई भी जो आदेश भेजे गए या कोई भी जो निर्देश भेजे गए उसे राज्य ठीक से लागू करने की स्थिति में नहीं है या नहीं कर पाता है तो 365 के तहत वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर दी जाती है। अनुच्छेद 368 संसद को संविधान के किसी अनुच्छेद में संशोधन करने का अधिकार है। यानी संविधान संशोधन से संबंधित है 368। 370 आप सभी जानते होंगे, जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार का प्रावधान था जिसे समाप्त कर दिया गया है। 370 को समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 394 को राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत संविधान का हिंदी में अनुवाद करवाएगा। 394 क में यह व्यवस्था की गई है, राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत संविधान का हिंदी में अनुवाद करवाएगा। अनुच्छेद 395 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1953 तथा इसके अन्य पूरक अधिनियमों को, जिसमें प्रीवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम शामिल नहीं है,
यहाँ रद्द किया जाता है। तो साथियों, ये था भारत के संविधान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद। इन्हीं महत्वपूर्ण अनुच्छेदों से प्रश्न आते रहते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करें। एक बार पुनः वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।